एपिसोड 237। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा जवान था ना, उसने पॉइजनस वर्ल्ड का मामला पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया था और वहाँ पर जो एवरेस्ट के घुसपैठिया घुसे थे ना, उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब हमारे जान को वहीं पर पता चलता है कि उसकी जो हेवनली अलायंस है ना, उस पर भी एवरेस्ट ने हमला कर दिया है। इसलिए जान चलता है तो पूरी पलटन को लेकर हेवनली अलायंस की ओर रवाना हो जाता है पॉइजनस वर्ल्ड से। अब इतने में हमें हेवनली अलायंस का सीन बताया जाता है, जहाँ पर फॉरएवर कोड आया हुआ था। लेकिन फॉरएवर कोड हेवनली अलायंस से लड़ नहीं रहा था, बल्कि वो अपने साथ यहाँ पर जियो कबीले के एक पुराने दुश्मन को लाया था। और वो दुश्मन था बुद्धा वर्ल्ड का एक बुढ़ा। एक बुढ़ा चलता है तो पहले तो यूनियन को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और फिर इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा अटैक हेवनली अलायंस के ऊपर कर देता है, जिस वजह से हेवनली अलायंस के बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। और तो और ये बुढ़ा चलता है, मू यू चलता है, तो अपनी अटैक की पावर बढ़ा देता है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, वीडियो को लाइक वगैरह भी कर देना। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही मू यू अपनी अटैक की पावर बढ़ाने लगता है ना, तो मू यू के अटैक की वजह से जो हेवनली अलायंस के लोग हैं ना, वो और भी तेजी से मरने लगते हैं। अब इतने में हमें यूनियन को बताया जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों को अपने सामने आंखों के सामने ही मरता हुआ देख रही होती है। यूनियन चलती है तो गुस्सा हो जाती है और उसके शरीर में एक रिकार्नेशन लेवल वाली सील है। यूनियन चलती है तो उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने लगती है। अब यूनियन ऐसा काम करने वाली होती है, तभी अचानक आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एकदम हैंडसम आदमी बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ये हैंडसम आदमी बाहर निकल कर आता है ना, तो पलक झपकती जो मू यू का अटैक है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे हेवनली अलायंस के लोग ये देखते हैं कि उन्हें कोई बचाने के लिए आ गया, तो सबसे पहले हेवनली अलायंस के लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद हेवनली अलायंस लीडर दोबारा से वापस आ चुके हैं। और तो और यूनियन है ना, वो भी यही सोचने लगती है। लेकिन तभी जो फॉरएवर कोड है ना, वो सामने वाले बंदे को दिखता है, जो कि अभी हाल प्रकट हुआ है और उसने मू यू का अटैक आते ही पलक झपकते डिस्ट्रॉय कर दिया है। जब फॉरएवर कोड सामने वाले बंदे को दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि डेमन एम्परर फॉरएवर कोड चलता है तो तुरंत मू यू के पास आता है और मू यू को भी थोड़ा पीछे कर लेता है कि थोड़ा पीछे हो जाओ, क्योंकि डेमन एम्परर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में हमें डेमन एम्परर को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आ चुके थे। अब जैसे डेमन एम्परर आते हैं ना और वो आसपास के मॉल को देखते हैं, तो वो थोड़े से नाराज हो जाती हैं। डेमन एम्परर चलते हैं तो फॉरएवर कोड से कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हेवनली अलायंस मेरे संरक्षण में है, फिर भी तुमने यहाँ पर हमला करने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि सच में आज तुम यहाँ से मरे बिना नहीं जाओगे। अब जैसी डेमन एम्परर कहती है ना, तो हमें मू यू और फॉरएवर गॉड को बताया जाता है। अब फॉरएवर गॉड जब ये दिखता है कि डेमन एम्परर यहाँ पर आ चुके हैं, तो फॉरएवर गॉड इतना तो समझ जाता है कि अब शायद हेवनली अलायंस को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाना इतना आसान नहीं होने वाला। हालांकि फॉरएवर गॉड जानता है कि वो डेमन एम्परर को शायद किसी भी कीमत पर नहीं जाना सकता, क्योंकि फॉरएवर गॉड डेमन एम्परर की पावर का अंदाजा लगा लेता है कि डेमन एम्परर फिलहाल के लिए रिकॉग्निशन लेवल के 7 स्टार के पीक लेवल पर है। लेकिन जो डेमन एम्परर के हाथों में जो भाला है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार के पीक लेवल वाले बंदे को भी मार सकता है। और तो और डेमन एम्परर है ना, उनके पास इमोलैरिटी का भी पावर है, इसलिए उन्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इसलिए यहाँ पर अब फॉरएवर गॉड चलता है तो मू यू से कहने लगता है कि हम दोनों में से कोई भी जो डेमन एम्परर है ना, उसे अकेले तो नहीं हरा सकता, इसलिए हम दोनों को ही साथ में मिलकर डेमन एम्परर को हराना पड़ेगा। तभी शायद तुम्हारा जो सपना है ना, जियो कबीले को पूरी तरीके से खत्म करने का, तुम उस सपने में सफल हो पाओगे। अब जैसे ही फॉरएवर गॉड मू यू से एक कहता है ना, तो मू यू भी समझ जाता है। मू यू को दोबारा से अपने जाल में फंसाकर फॉरएवर गॉड चलता है तो मन में हंसने लगता है। अब इतने में हमें दोबारा से डेमन एम्परर को बताया जाता है, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि मानो थोड़े बहुत हाँफ रहे हों और ये किसी से बचकर यहाँ पर प्रकट हुए हों। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हेवनली अलायंस है ना, उसके 5000 किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अचानक 5 से 6 lड़कियां प्रकट होती हैं। अब जैसे ये 6 लड़कियां प्रकट होती है ना, तो हमें सबसे पहले इसमें एक लड़की को बताया जाता है, जिसकी की 8 पंख थे। और जो 8 पंख है ना, वो ऐसे तितली की तरह फड़फड़ा रहे थे और 8 के 8 पंख पर्पल कलर के थे। अब इतने में हमें इन बोला जाए तो जो लड़की सामने खड़ी हुई ना, इसके पीछे की 5 लड़कियों को और बताया जाता है, जिसके की 4-4, 5-5, 6-6 पंख थे। ये लड़की चलती हैं तो ये भी एक तरफ से शक्तियां महसूस करती हैं और जहाँ पर हेवनली अलायंस है ना, उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ जाती हैं। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें डेमन एम्परर को बताया जाता है। डेमन एम्परर चलते हैं तो वे ऐसे घुमाते हुए सबसे पहले भाले को निकालते हैं और आसमान में खड़े हुए थे ये लोग और आसमान में ऐसे पटक देते हैं। अब जैसे ही डेमन एम्परर का भाला ऐसे नीचे जमीन पर गिरता है ना, तो एक शक्तियों की वेव निकलती है और यहाँ पर आसपास जो एवल शक्तियां फैल रही थी ना,
वो एकदम साइड में हट जाती है। बोले जाए तो 50% एविल शक्तियां तो यहाँ से गायब ही हो जाती हैं। अब डेमन एम्परर चलते हैं तो ऐसे अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाते हैं और पलक झपकती जो मू यू है ना उसके पास पहुंच जाते हैं और उस पर एक हमला कर देती हैं, जिस वजह से मू यू चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। इतने में फोरेबल कोड चलता है तो वो डेमन एम्परर पर एक काले कोरे से हमला कर देता है, लेकिन डेमन एम्परर चलते हैं तो अपने भाले से उस हमले को ही रोक लेती हैं। डेमन एम्परर चलते हैं तो दोबारा से अपना भाला उठाते हैं और एक और हमला जो मू यू है ना उसके ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से मू यू दोबारा से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब जब मू यू डेमन एम्परर को अपने ही ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना वो भी 2 बार, तो मू यू भी गुस्सा हो जाता है। एक समय था जब मैं तुमसे कमजोर रहा करता था, लेकिन आज मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए अब तुम मुझे इस तरह से बुली नहीं कर सकते। अब भाई साहब मू यू चलता है तो वो भी अपने शरीर से ब्लैक कोरा निकालता है और डेमन एम्परर पर हमला कर देता है, लेकिन डेमन एम्परर चलते हैं तो दोबारा से अपने भाले को ऐसे 2-3 बार घुमाते हैं और घुमाते ही जो काला कोरा है ना वो अपने आप दोबारा से गायब हो जाता है। लेकिन अब मू यू और फोरेबल कोड चलते हैं तो एक साथ अपने शरीर से काला काला कोरा निकालने लगते हैं और उनसे अटैक बनाने लगते हैं। अब जब डेमन एम्परर मू यू और फोरेबल कोड को ऐसा करते हुए देखते हैं ना तो डेमन एम्परर चलते हैं तो वो भी एकदम शांत खड़े हो जाते हैं कि मू यू और फोरेबल कोड करना क्या चाहती हैं। अब इतने में दोबारा से फोरेबल कोड को बताया जाता है। अब जब फोरेबल कोड डेमन एम्परर को ऐसे खड़ा हुआ दिखता है ना तो वो इतना तो समझ जाता है कि जो डेमन एम्परर है ना वो फिलहाल के लिए जख्मी है, वरना उनके जो 2 अटैक मू यू में लगे है ना उनसे मू यू की हालत एकदम अधमरी हो जानी थी। इसलिए यहाँ पर जो फोरेबल कोड है ना वो समझ जाता है कि शायद जो डेमन एम्परर है ना फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा जख्मी है, बहुत ज्यादा जख्मी नहीं है ना तो कम से कम 40% तो जख्मी है ही है। इसलिए फोरेबल कोड समझ जाता है कि शायद अब यहाँ पर डेमन एम्परर को हराना थोड़ा सा आसान हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पर फोरेबल कोड चलता है तो मू यू से भी कहने लगता है कि सावधान रहना, और भाई मू यू चलता है तो हमें सिर हिला देते हैं कि ठीक है। अब यहाँ पर फोरेबल कोड और मू यू चलते हैं तो अपने शरीर से ब्लैक कलर का कोरा निकालने लगते हैं और बहुत सारा काले कलर का कोरा इकट्ठा करने लगते हैं। अब जब डेमन एम्परर दोनों को ऐसा करते हुए देखते हैं ना तो डेमन एम्परर चलते हैं तो ऐसे हाथ हिलाते हैं और हाथ हिलाते उनके शरीर पर सफेद सफेद रोशनी सी जलने लगती है। अब जैसे ये सफेद सफेद रोशनी सी जलती है ना तो ये सफेद कलर की रोशनी चलती है तो पलक झपकती यहाँ पर जो कोहरा इकट्ठा हो रहा था ना उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है। अब जब फोरेबल कोड और मू यू ये देखते हैं कि डेमन एम्परर तो किसी भी प्रकार का कोई हमला भी नहीं कर रहा है, फिर भी उनकी शक्तियां लगातार बर्बाद होती जा रही हैं, तो मू यू चलते हैं, साथ ही साथ फोरेबल कोड चलता है तो वो थोड़ा और पीछे हट जाता है। अब इतने में दोबारा से डेमन एम्परर को बताया जाता है जो कि समझ जाती हैं कि जो दोनों है ना बोला जाए तो फोरेबल कोड और मू यू दोनों को एक साथ हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डेमन एम्परर उन्हें हरा ना पाए, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए डेमन एम्परर को सोचने लगते हैं। अब यहाँ पर डेमन एम्परर सोच ही रहे होते हैं तभी अचानक डेमन एम्परर जहाँ पर खड़े हुए हैं ना उनके ठीक 200 मीटर के सामने फोरेबल कोड और मू यू खड़े हुए हैं, और जैसे अपन त्रिभुज बनाते हैं ना उसी तरीके से डेमन एम्परर से भी 200 मीटर दूर और फोरेबल कोड और मू यू से भी 200 मीटर दूर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से 6 लड़कियां बाहर निकल कर आती हैं, और ये लड़कियां वही होती हैं जिनकी की एक लड़की के 8 पंख हैं। अब जैसी ये लड़कियां भी यहाँ पर प्रकट होती हैं ना और इनमें जो सबसे आगे वाली लड़की डेमन एम्परर को देखती है ना तो वो डेमन एम्परर पर गुस्सा हो जाती है कि तुमने हमारी एरिया में घुसने की कैसे हिम्मत की, साथ ही साथ हमारे एंजल फैमिली के कुछ लोगों को भी जख्मी कर दिया, इसलिए तुम्हें इसकी सजा बराबर मिलेगी। अब जब डेमन एम्परर सामने वाली लड़की की बात सुनते हैं तो डेमन एम्परर चलते हैं तो सामने वाली लड़की से कहने लगते हैं कि मुझसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, वो उधर की साइड देखो। अब जैसी 8 पंख वाली लड़की मू यू और फोरेबल कोड को देखती है ना तो ये उन दोनों पर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आने की हिम्मत करोगे। सच में एवरेस्ट अब लगातार अपने पैरों को पसार रहा है, मैं आज एवरेस्ट के पैरों को ही काट दूंगी। अब जैसे जी 8 पंखों वाली लड़की कहती है ना तो इतने में डेमन एम्परर की आवाज आती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन शायद तुम एक साथ 2 बंदों से बोले जाए तो दोनों एवरेस्ट के बंदों से न लड़ पाओ, इसलिए सबसे पहले हम इन्हें खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम हमारे बीच का मामला सुलझा लेंगे। और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारे इलाके में कुछ इन्फॉर्मेशन को जमा करने के लिए घुसा था, मेरा तुम्हारे लोगों को चोट पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था, और तो और मैंने जिन लोगों को भी जख्मी किया है ना उनमें से एक भी नहीं मरा होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर किसी को मारने की कोशिश नहीं की थी। अब जैसे यहाँ पर डेमन एम्परर कहते हैं ना तो जो यहाँ पर एंजल फैमिली की लड़की है ना वो भी समझ जाती है, हालांकि वो भी रिकॉग्निशन लेवल की 8 स्टार पर ऑलमोस्ट पहुंच गई है, फिर भी एक साथ मू यू और
पोर एबल कोर्स से अकेले लड़ना उसकी भी बोला जाए तो वो भी दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकती। और तो और यहाँ पर जो एंजल फैमिली की लड़की है ना, इसे भी इसके पूर्वजों से बोला जाए तो बड़े लोगों से ऑर्डर मिला है कि डेमन एम्परर से हाथ भी नहीं लगाया जाए, क्योंकि वो हमारे प्रिंसेस के दोस्त के टीचर हैं, इसलिए उनसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाए। इसलिए लड़की डेमन एम्परर को कुछ भी नहीं कर सकती ऑफिशियल तौर पर भी। अब चलो मैं तुम्हें एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो एंजल फैमिली है ना, तो वहाँ की जो सबसे बड़ी प्रिंसेस है ना, वो है जियान की सबसे अच्छी दोस्त। इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी पोजीशन पर तो वो है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर और भी पावरफुल लोग हैं एंजल फैमिली में। तो वो कुछ लोग हैं ना, उन कुछ लोगों का थोड़ा बहुत हाथ है कि वो फैमिली के पीछे गायब होने का। और जो डेमन एम्परर है ना, वो उन्हीं राजों को पता लगाने के लिए एंजल फैमिली में घुसे थे। तो जो यहाँ पर एंजल फैमिली की जो लड़की है ना, 8 पंखों वाली, इसे एंजल फैमिली से आदेश तो मिला है कि तुम डेमन एम्परर से हाथ मत लगाना, भले ही उन्होंने हमारे लोगों को क्यों ना मार दिया हो। लेकिन एंजल फैमिली की कुछ बुड्ढे वगैरह होते हैं ना हर क्लैन में, उन बुड्ढों का आदेश है कि डेमन एम्परर को पकड़ना और उन्हें कैद कर एक अलग रियल में भेज देना, ताकि भविष्य में वो हमारे लिए खतरा न बन सके। उम्मीद है समझ रहे होगे। तभी जो शायद सामने लड़की है ना, वो डेमन एम्परर पर हमला कर रही थी और डेमन एम्परर इस लड़की से बचते बचते यहाँ पर आ गए थे। उम्मीद है आप लोगों के कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो गए होंगे। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब डेमन एम्परर सामने वाली एंजल फैमिली की लड़की से कहते हैं कि शायद तुम दोनों से नहीं निपट सकती, तो एक एक से निपट लेती हैं। तो सामने वाली एंजल चलती है तो वो भी हमें से रिला देती है। अब जी एंजल फैमिली की लड़की चलती है तो इसके पीछे जो 5 एंजलें थी ना, जिनके 5 6 पंख थे, इनको ऑर्डर देती है और एक पिंजरा सा बनाकर जो फोरेबल कोड है ना, उसे पकड़ने लगते हैं लोग। और वहीं दूसरी साइड डेमन एम्परर चलते हैं तो जो मुयू है ना, उसमें लगे तेरी जड़ने लगते हैं, जिस वजह से मुयू की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होने लगती है। और तो डेमन एम्परर के पास इमोलारिटी की पावर थी, इसलिए वो मुयू की हालत 8 से 10 पंचों में ही एकदम पूरी कर डालती हैं और उसके मुंह से ब्लड की उल्टियां होने लगती हैं। अब इतने में हमें एंजल फैमिली की 8 पंखों वाली लड़की को बताया जाता है, जो कि अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती यहाँ पर एंजल फैमिली का एक फॉर्मेशन बनाती है। और फॉर्मेशन बनते ही जो फोरेबल कोड है ना, वो इस फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है। बोला जाए तो जैसे चूहे को हम पिंजरे में कैद कर लेते हैं ना, उसी प्रकार सफेद कलर की शक्तियों का एक पिंजरा बनता है, जिसमें कि फोरेबल कोड कैद हो जाता है। जैसे ये फोरेबल कोड कैद होता है ना इस पिंजरे में, तो यहाँ पर जो 8 पंखों वाली एंजल है ना, वो आगे बढ़ती है और यहाँ पर हाथों की सील बदलती है और एक फॉर्मेशन बना देती है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना, तो आसमान में एकदम सफेद कलर की लाइटें छा जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर डेमन एम्परर आसमान में सफेद कलर की लाइटों को छाता हुआ देखते हैं और वो ये देखते हैं कि यहाँ पर जो एंजल है ना, वो फोरेबल कोड को मारना ही चाहती है। तो यहाँ पर डेमन एम्परर थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि आसमान में जो लाइटें छाई हुई थी ना, उस लाइट से जो एबल कोड है ना, फोरेबल कोड है ना, वो तो मारा जाएगा। लेकिन इस लाइट की वजह से जो हेवनली अलायंस है ना, वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना, तो हेवनली अलायंस 90% तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर डेमन एम्परर चलते हैं तो 8 पंखों वाली एंजल से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने यहाँ पर फोरेबल कोड को मारा तो यहाँ पर जो हेवनली अलायंस है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसे यहाँ से ले जाओ और यहाँ से कहीं दूर जाकर इसे खत्म कर देना। अब जैसे ही एंजल फैमिली की लड़की डेमन एम्परर की बात सुनती है ना, तो ये डेमन एम्परर की बातों को नजरअंदाज कर देती है, बल्कि ये डेमन एम्परर से कहने लगती है कि इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मारा जा रहा है और कौन नहीं मारा जा रहा है। हम सिर्फ यहाँ पर एबल रिच को खत्म करने के लिए आए हैं, और अगर किसी ने भी हमारे बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो उसे भी मैं खत्म कर दूंगी। और फोरेबल कोड को खत्म करने के बाद तुम्हें तो मुझे वैसे भी खत्म करना है। अब जैसे जी एंजल फैमिली की लड़की ये भी कहती है ना कि भाई सामने वाली एंजल फैमिली की लड़की को कोई भी फर्क नहीं पड़ता हेवनली अलायंस को डिस्ट्रॉय होने से, तो डेमन एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, तुम एंजल फैमिली की लड़कियां हमेशा ऐसे ही अकलू टाइप की क्यों होती है। यहाँ पर डेमन एम्परर चलते हैं तो दोबारा से अपने भाले को ऐसे जमीन पर पटकते हैं और उस भाले में अब सिल्वर कलर की लाइटनिंग को देखा जा सकता था। अब जैसे ही एंजल फैमिली की लड़की डेमन एम्परर को ऐसा करता हुआ दिखती है और भाले में सिल्वर लाइटनिंग को बढ़ता हुआ दिखती है, तो यहाँ पर जो डेमन बोला जाए तो एंजल फैमिली की 8 पंखों वाली लड़की चलती है तो जोर से चिल्लाकर डेमन एम्परर से कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने इस पावर का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर कितनी तबाही हो सकती है, तुम्हें लगता है कि तुम हम लोगों को मार कर तुम बच सकते हो। अब जैसे ही यहाँ पर डेमन एम्परर एंजल फैमिली की लड़की की बात सुनते हैं ना, तो उसकी बातों को वो नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या बकवास है, तुम हेवनली अलायंस को डिस्ट्रॉय करो तो कुछ नहीं, लेकिन हम अगर तुम्हारे लोगों को मारे तो ये अन्याय होगा। डेमन एम्परर चलते हैं तो वो 8 पंखों वाली एंजल लड़की को नजरअंदाज कर देते हैं और जो 5 लड़कियां और थी ना, जो कि एंजल फैमिली की थी, जिनके साथ साथ 6 पंख थे, अपनी भाले के एक ही अटैक से जो 5 की 5 लड़कियां है ना, उन 5 को निपटा डालती हैं। 5 की 5 लड़कियां चलती हैं तो यहाँ पर मारी जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर डेमन एम्परर 5 लड़कियों को मारते हैं ना, तो जो 5 लड़कियां एक फॉर्मेशन बनाई हुई थी और उस फॉर्मेशन के अंदर जो
जो 5 एबल गॉड है, सॉरी 4 एबल गॉड था, वो कैद था, वो फॉर्मेशन कमजोर पड़ने लगता है और जो 4 एबल गॉड है ना वो धीरे धीरे उस पिंजरे को क्रैक कर वहाँ से बाहर निकलने की सोचने लगता है। अब जब यहाँ पर एंजल फैमिली की 8 पंखों वाली लड़की जब ये देखती है कि अब डेमन एम्परर ने यहाँ पर उसकी 5 साथियों को मार डाला है, तो एंजल फैमिली की लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन दूसरे पल ही जो एंजल फैमिली की 8 पंखों वाली लड़की है ना, वो डेमन एम्परर के भाले को दिखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है। एंजल फैमिली की वाली लड़की ये समझ जाती है कि जो डेमन एम्परर है ना, वो शायद एंजल फैमिली के लोगों को मार मार कर एंजेलिक शक्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ पर एंजल फैमिली की लड़की चलती है तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम हमारी एंजल फैमिली में क्यों घुसे थे। तुम इस बात का पता लगाने के लिए आए थे ना कि हमारा हाथ जियो कवली के पीछे गायब होने का है या फिर नहीं है। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल हमारा ही हाथ है जियो कवली के पीछे गायब होने का, और इस द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एंजल फैमिली ही सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। इसलिए अब और किसी फैमिली को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अब जैसी एंजल फैमिली की लड़की ये कहती है ना, तो डेमन एम्परर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन जो एंजल फैमिली की लड़की है ना, वो जानती है कि डेमन एम्परर को हराना इतना आसान नहीं होने वाला, भले ही वो रिकार्नेशन लेवल के ऑलमोस्ट 8 स्टार पर है, क्योंकि डेमन एम्परर जिस शक्तियों को कल्टीवेट करते हैं ना, उन शक्तियों का आधा स्टार भी बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और तो और वो शक्तियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसलिए यहाँ पर एंजल फैमिली की लड़की समझ जाती है कि यहाँ से उसका भाग जाना ही सबसे बेस्ट रहेगा। इसलिए एंजल फैमिली की लड़की चलती है तो जो 4 एबल गॉड है ना, उसे पकड़ती है और यहाँ से तेजी से भाग जाती है। अब जब डेमन एम्परर एंजल फैमिली की इस लड़की को यहाँ से ऐसे भागते हुए देखते हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आई थी और तुम यहाँ से ऐसे भाग रही हो। अब इतने में हमें एंजल फैमिली की इसी लड़की को बताया जाता है, जो कि यहाँ से ऐसे भाग ही रही होते, तभी जो इसका स्पेस है ना वो चटकने लगता है और यहाँ पर एक होली फ्लेम में लिपटा हुआ एक बंदा प्रकट होता है। अब जैसे ही होली फ्लेम वाला बंदा प्रकट होता है ना, तो जो एंजल फैमिली की लड़की है ना, वो थोड़ी हैरान हो जाती है कि ये तो डेमोनिक हो रहा है, वो भी डार्कियन वर्ल्ड का, भला ये यहाँ से कैसे आ सकता है। अब यहाँ पर एंजल फैमिली की लड़की ये सोचती है, तभी जो डेमोनिक ऑरा सामने प्रकट हुआ था ना, उसमें एक साथ 6 से 7 पंच जड़ देता है, जिस वजह से जो 8 पंखों वाली एंजल फैमिली की लड़की है ना, वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो वो भी जो हेवनली अलायंस की फोर्सेस है ना, जो कि फिलहाल के लिए पॉइजनस वर्ल्ड की सुरक्षा के लिए गई थी, वो फोर्सेस चलती है तो आस पीस की सभी चीजों को नॉर्मल पहले जैसा कर देती है। यहाँ पर और भी एवरेज लोग आए हुए थे ना, रेड किंग, ब्लैक किंग, ब्लड किंग, सभी को एकदम खत्म कर देती है और दोबारा से पहले जैसी हेवनली अलायंस को नॉर्मल बना देती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि थोड़ा सा तो गुस्सा होता है अपनी हेवनली अलायंस के इतने सारे लोगों को मारता हुआ दिखकर, लेकिन फाइनली जान चलता है तो अपने गुस्से को शांत करता है और यूनियन के पास आता है। वो दिखता है कि यूनियन की ऐसी हालत हो चुकी है कि अब वो खड़े भी नहीं हो सकती, इसलिए हमारे जान चलता है तो यूनियन को यहाँ से हटाकर जो हेवनली अलायंस की अंदरूनी फोर्स है ना, वहाँ पर ले जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन बताया जाता है, और इस बार जो हेवनली अलायंस है ना, वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इस बार अब हमारी जान ने हेवनली अलायंस की सुरक्षा बढ़ा दी थी। और तो और जो जियान है ना, उसने एक स्पेशल बुड्ढे को जितनी भी हेवनली अलायंस के सपोर्टर है ना, सबको इकट्ठा करने के लिए भेज दिया था, ताकि अब जियो फैमिली के जितने भी संरक्षण है या फिर जियो फैमिली के जितने भी सपोर्टर हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाए और अपनी पावर लेवल को बढ़ाया जाए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो हमारे जान है ना, वो इमोर्टल वर्ल्ड में आया हुआ था, क्योंकि जो डेमन एम्परर है ना, उन्होंने जो मू यू था उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना, जो गड्ढा था उसी में फेंक दिया था। और हमारा जान यहाँ पर मू यू का हालचाल पूछने के लिए आया था कि भला वो मरा है या फिर जिंदा है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो वो अपने साथ 8 से 10 बंदों को भी लाया था, और उन 8 से 10 बंदों में जो जुआन है ना, वो भी यहाँ पर आई हुई थी। अब फाइनली हमारे जान चलता है तो यहाँ पर प्रकट होता है, और जो 10,000 फुट बड़ा गड्ढा था ना, उसे देखने लगता है। जान चलता है तो इस गड्ढे से कुछ शक्तियां महसूस नहीं कर पा रहा था, और वो समझ नहीं पा रहा था कि जो डेमन एम्परर ने मू यू को जख्मी कर यहाँ पर फेंका है, वो जिंदा या फिर मर चुका है। इसलिए जान चलता है तो अपने लोगों के साथ जो गड्ढा है ना, उसके अंदर ही चला जाता है। अब अंदर जाते जाते लगभग 5000 किलोमीटर अंदर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे मू यू डला हुआ देखने को मिलता है, जो कि अंतिम सांस ले रहा था, और उसकी जो शक्तियां है ना, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अब जैसे हमारे जान मू यू की ऐसी हालत दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि जो मू यू है ना, ये उसकी ही फलों के परिणाम है। अगर वो एवरेज का साथ नहीं देता ना, तो शायद उसकी कभी ऐसी हालत डेमन एम्परर करते ही नहीं। मू यू का ऐसी हालत के पीछे उसका ही हाथ माना जा सकता है। इसलिए हमारे जान चलता है तो वो भी मू यू की मदद बिल्कुल भी नहीं करता। अब जान देखता है कि जो मू यू है ना,
वो मानो जियो कबीले से संबंधित हो। जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार मु यूयू के शरीर से जियो कबीले की शक्तियाँ कैसे महसूस हो रही हैं। अब जान ये महसूस ही करता है तभी उसे समझ में आ जाता है कि जो मु यूयू है ना, जो कि आज से 10,000 साल पहले रिकॉग्निशन लेवल के 6 स्टार पर हुआ करता था, वो एकदम 8 स्टार पर कैसे आ गया। हमारे जान समझ जाता है कि जो मु यूयू है ना, उसे शायद जियो कबीले के किसी बंदे के इग्रेनिटेंस मिल गए हैं जो कि रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार के पीक लेवल पर था, और शायद उन्हीं इग्रेनिटेंसों को उसने ग्रहण कर ये मु यूयू 8 स्टार पर पहुंच चुका था। अब जैसे ही हमारे जान इस बात का पता लगाता है ना, तो जान चलता है तो जो जियो कबीले के इग्रेनिटेंस है ना, मु यूयू के शरीर से उसे बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ही हमारे जान ऐसा करता है ना, तो जो मु यूयू है ना, वो यहाँ पर फाइनली मारा जाता है। अब जान जब इन इग्रेनिटेंसों को दिखता है ना, तो जान हैरान हो जाता है क्योंकि इग्रेनिटेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। हमारे जान समझ जाता है कि इन इग्रेनिटेंसों के जरिए वो रिकॉग्निशन लेवल के 7 स्टार के मीडियम लेवल पर तो पहुंच सकता है, इसलिए जान चलता है तो इन इग्रेनिटेंसों को यहीं इसी गड्ढे में ग्रहण करने के लिए बैठ जाता है। अब फाइनली 2 से 3 दिन गुजर जाती हैं, लेकिन हमारे जान इग्रेनिटेंसों को अपने शरीर में बसा ही नहीं पाता। जान हैरान हो जाता है कि वो तो जियो कबीले का ही है, फिर भी इन इग्रेनिटेंसों को वो अपने शरीर में क्यों नहीं बसा पा रहा है। जान थोड़ा बहुत और जांच पड़ताल करता है और फिर फाइनली उसे पता चल जाता है कि जो जियो कबीले के इग्रेनिटेंस है ना, वो अपने शरीर में नहीं बसा सकता था, इसलिए जान चलता है तो जो जियो कबीले के इग्रेनिटेंस है ना, जो कि मु यूयू के शरीर से निकले हैं, हमारे जान चलता है तो इन इग्रेनिटेंसों को सु जुआन को दे देता है, क्योंकि सु जुआन भी जियो कबीले से ही है। हालांकि उसके अंदर अब इतना ज्यादा प्योर मात्रा में जियो कबीले का ब्लड नहीं बहता, फिर भी सु जुआन को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। और तो और हमारा जान अब ये भी जानता है कि जो सु जुआन की पावर है ना, वो ऑलरेडी अब पीक लेवल पर पहुंच चुकी है, इसलिए अब उसे नहीं लगता कि सु जुआन ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और अगर हमारा जान इन इग्रेनिटेंसों को सु जुआन को दे देता है ना, तो सु जुआन का पक्का 1 स्टार बढ़ जाएगा। इसलिए हमारा जान चलता है तो इन इग्रेनिटेंसों को सु जुआन को दे देता है, और फाइनली सु जुआन चलती है तो इन इग्रेनिटेंसों को लेने के बाद अपने शरीर में बसाने लगती है, और 2 दिन के बाद ही सु जुआन अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ जाती है, और अब वो रिकॉग्निशन लेवल के 7 स्टार के मीडियम या फिर हाई लेवल पर पहुंच चुकी होती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमारे जान को हेवनली अलायंस में बताया जाता है, और कुछ दिन और गुजर जाती हैं। अब इतने में एक बुड्ढा आता है हमारे जान के पास, और वो हमारे जान को सब कुछ बताने लगता है कि लीडर, तुमने जैसा किया था ना, बोले जाए तो तुमने जैसा कहा था ना कि मैं जितनी भी जियो कबीले के सपोर्टर हैं उन्हें इकट्ठा करूं, मैंने सारे के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उनमें से कोई भी अभी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि अगर वो हेवनली अलायंस का साथ देते हैं और हेवनली अलायंस बाद में कमजोर पड़ जाती है, तो जो एंजल फैमिली वाले और ह्यूमन वर्ल्ड वाले हैं ना, वो पक्का उन लोगों पर हमला करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे, इसलिए वो फिलहाल के लिए हमारा साथ देना नहीं चाहते। अब जैसे हमारा जान सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है। जान चलता है तो सामने वाले बुड्ढे से कह देता है कि एक मीटिंग का अरेंजमेंट करवाओ, मैं सभी से जाकर मिलूंगा। अब जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा जान की बात सुनता है ना, तो ये समझ जाता है। फाइनली ये बुड्ढा चलता है तो एक मीटिंग का अरेंजमेंट कर देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ दिन बाद एक डेजर्ट एरिया को बताया जाता है, और ये डेजर्ट एरिया ह्यूमन वर्ल्ड से इतना दूर था कि अगर ह्यूमन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बंदा भी यहाँ पर आना चाहे ना, तो उसे भी कई दिन लग जाए। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो वो यहाँ के आस पास के मॉल को देखकर इतना तो पता लगा लेता है कि यहाँ पर जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं ना, वो शायद ह्यूमन वर्ल्ड से काफी ज्यादा डरते हैं। जान समझ जाता है कि ह्यूमन वर्ल्ड का खौफ सच में बहुत ही ज्यादा है। अब फाइनली जान मीटिंग हॉल में पहुंच जाता है, मतलब कि थोड़ा यहाँ पर वैसा मॉल था 2 नंबर वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो एक बुड्ढा जो कि बहुत ही ज्यादा खास था, अब पता नहीं ये लड़का है या फिर लड़की, लेकिन ये बुड्ढा है ना, ये जियो कबीले का ही है, ठीक है ना, एक गार्डियन से मान सकते हो आप इसे। ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर सभी लोगों का परिचय हमारे जान से करवा देता है। हमारे जान चलता है तो सभी को ग्रीट वगैरह करता है। अब इतने में हमें इन लोगों की बातचीतों को बताया जाता है। इनमें से कुछ लोग थे जो कि हमारी जान की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो ह्यूमन वर्ल्ड के खौफ की वजह से हमारी जान का खुलेआम साथ नहीं दे पा रहे थे। अब इतने में हमें एक औरत को बताया जाता है, और ये होती है स्पिरिट क्लेंस है। अब ये लड़की चलती है तो जान से कहने लगती है कि हम जो जियो कबीला है ना, उसके पीछे काफी सालों से लगी हुई है उसे पता लगाने का, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में पता नहीं लग पाया। पता नहीं आखिरकार वो कहाँ पर है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि वो अभी भी फिलहाल के लिए सही सलामत हैं। अब जैसे ही ये लड़की ये कहती है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि अब शायद जो एक अलग वर्ल्ड है ना, जहाँ पर जियो फैमिली फिलहाल के लिए छुपी हुई है, वहाँ पर जाने का समय आ चुका है। अब हमारा जान ये सोचता ही है, तभी यहाँ पर एक और बुड्ढा आता है और वो हमारे जान से कहने लगता है, अब पता नहीं ये लड़का है या फिर लड़की, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, वो ऑलमोस्ट किसी न किसी क्लैन के लीडर है, और लीडर हमेशा बुड्ढे ही रहती है। अब ये मत कहना भाई, हमारा जान तो जवान है, हमारी जान की अलग बात है, ठीक है ना, वो टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पर बुड्ढे अम्मा है ना, वो इतनी ज्यादा टैलेंटेड नहीं है।
उम्मीद है समझ रहे होगे। खैर नहीं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और बुड्ढा आता है और वो हमारे जान से कहने लगता है कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम जियो कबीले के ही हो। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो हमारे जान भी समझ जाता है कि सामने वाला बुड्ढे एकदम सही कह रहा है। हमारा जान चलता है तो सामने वाले बुड्ढे को अपनी जियो कबीले का टैटू बता देता है। अब जैसे सामने वाला बुड्ढा जियो कबीले का टैटू दिखता है ना, तो वो हमें से रिलाने लगता है। अब जो बुड्ढा चलता है तो ये हमारे जान से कहने लगता है कि ठीक है, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो हेवनली अलायंस है ना, उसमें बहुत सारे सेक्ट वगैरह ज्वाइन हो चुके हैं पहले से ही। तो क्या तुम्हें सभी सेक्टों पर एकदम पक्का विश्वास है कि वो सभी के सभी सेक्ट तुम्हारी हेवनली अलायंस के लिए और जियो फैमिली के लिए एकदम रॉयल रहेंगे? अब जैसे ही हमारे जान सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है कि बुड्ढा क्या कहना चाहता है। बुड्ढा कहना चाहता है कि अपनी रॉयल्टी का प्रमाण दो कि तुम्हारे हेवनली अलायंस में ह्यूमन वर्ल्ड का या फिर एंजल फैमिली का या फिर जियो कबीले का एक भी दुश्मन नहीं है। अब जब हमारे जान सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो जान कुछ भी नहीं कह पाता और हमारे जान को खामोश देखकर जो सामने बंदा है ना, जो कि पता नहीं किस सेक्ट से था, लेकिन ये अपने सेक्ट में कुछ चीजों को ट्रांसफर कर देता है। अब इतने में हमें यहाँ पर एक बंदे को और बताया जाता है और जी बंदा था यहाँ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा और इसकी आंखें थोड़ी सी अजीब सी थी। अब ये बंदा जैसे हमारे जान के सामने आता है ना, तो एकदम से अकड़ कर हमारे जान के सामने खड़ा हो जाता है और जान से कहने लगता है कि मेरे जो लीडर है ना, वो तुमसे कुछ कहना चाहती हैं और मैं तुम्हें मेरे वर्ल्ड में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। अब भाई साहब जैसे ये बंदा ये कहता है ना, तो जान हैरान हो जाता है कि ये बंदा आकर कहना क्या चाहता है। अब जो बंदा चलता है तो कहने लगता है कि मेरा हेल वर्ल्ड तुम्हें बुला रहा है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब जैसे ये बंदा कहता है ना, तो इस बंदे की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर एक सोल पावर फैलने लगती है और यहाँ पर जितनी भी अलग अलग सेक्टरों से बंदे वगैरह आए थे ना, एल्डर वगैरह आए थे ना, वो सारे के सारे यहाँ पर मारे जाते हैं सिर्फ हमारा जान। और यहाँ पर हमारी जान के साथ एक बुढ़ी अम्मा और आई थी जियो फैमिली से, जो कि शायद जियो कबीले के गार्डियंस थी, वो ही अकेले ही बचती है। अब जब यहाँ पर ये बुढ़ी अम्मा ये देखती है कि जान को जो हेल वर्ल्ड है ना, वहाँ से एक बंदा यहाँ पर मीटिंग में आया है और वो मीटिंग वाला बंदा अपने आप को सेक्रीफाइस कर जान को हेल वर्ल्ड में भेजना चाहता है। तो ये गार्डियन से चलती है तो ये भी एक दरवाजा टाइप का निकाल लेती है और जान को वापस हेवनली अलायंस में भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ही हमारे जान जियो कबीले की गार्डियंस को ऐसा करते हुए दिखता है ना, तो हमारे जान मना कर देता है। जान चलता है तो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करता है और जो दरवाजा है ना, उसे अपने कंट्रोल में लेकर जियो कबीले की जो भी दादी या फिर बुड्ढा था ना, उसे वापस जियो कबीले में भेज देता है। मतलब कि बोला जाए तो हेवनली अलायंस में भेज देता है। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर जो हेल वर्ल्ड का जो पोर्टल ओपन हुआ है ना, जो कि लगातार हमारे जान को खींच रहा है, हमारे जान चलता है तो बिना किसी फोर्स के जो पोर्टल वगैरह है ना, उसके अंदर जाने लगता है हेल वर्ल्ड में। और फिर क्या इसी हेल वर्ल्ड के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि ये वीडियो कितने मिनट का बनता है। उम्मीद तो है 26-27 मिनट का बने कम से कम। खैर नहीं, आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक हल्का सा कमेंट भी डाल देना। खैर नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर,